हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रस्ताव के प्रकार के बारे में अध्ययन किया, जिनमें अभिव्यक्त, विवक्षित, विशिष्ट, सामान्य, स्थायी, चलत आदि प्रस्तावों के बारे में पढ़ा। आज हम मानक प्रस्ताव या स्टैंडर्ड प्रपोज़ल के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड प्रपोज़ल, जिन्हें आधुनिक युग में संविदा विधि के लिए एक वरदान भी माना गया है और ये एक अभिशाप भी माना गया है। ऐसी प्रकार की जो संविदाएं हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन, कंपलसरी कॉन्ट्रैक्ट या निजी विधान के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में बीमा, रेलवे, बैंकिंग आदि बड़े संगठनों ने यह संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ विभिन्न प्रकार की संविदा करे, इसलिए उन्होंने ऐसे प्रस्ताव छपवा रखे हैं जिनमें बहुत बारीक शब्दों में अनेक प्रकार की शर्तें रहती हैं। यह शर्तें संविदा के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले दायित्वों को या तो बिल्कुल ही समाप्त कर देती हैं या कम कर देती हैं। इतने बड़े संगठन के साथ कोई भी व्यक्ति सौदेबाजी भी नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप उसका यही कार्य रह जाता है कि वह उन्हें स्वीकार कर ले और चाहे शर्तें उसे अच्छी लगें चाहे नहीं लगें, वह उन शर्तों को बदल नहीं सकता, न ही उनके ऊपर वह बहस कर सकता है। अतः वह उन्हें पढ़ने या जानने की मेहनत भी नहीं करता। संविदा के इस प्रारूप में संविदा की स्वतंत्रता को ही मिटा दिया है। लॉर्ड डेनिंग ने थॉर्नटन वर्सेस शू लेन पार्किंग लिमिटेड कंपनी के वाद में कहा था, हजारों में से एक भी ग्राहक ऐसी शर्तों को नहीं पढ़ता। यदि वह पढ़ने बैठ जाए तो उसकी गाड़ी या किश्ती ही छूट जाएगी। इससे बड़ी बड़ी कंपनियों को व्यक्ति की कमजोरी, अनभिज्ञता का लाभ उठाने का अवसर मिलता है, क्योंकि वह उस पर ऐसी शर्तें लाद सकती हैं जिनके द्वारा संविदा के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले दायित्वों से वह पूर्णतः छूट जाए। तो इस प्रकार की जो ये मानक संविदाएं हैं, इनके प्रचलन के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हुई। इस प्रकार की जो संविदाएं हैं उनमें बचाव के लिए वर्तमान में कुछ उपाय न्यायालयों के द्वारा अपनाए गए हैं, जैसे युक्तियुक्त सूचना। प्रस्तावक का ये कर्तव्य बनाया गया है कि वह शर्तों के बारे में युक्तियुक्त सूचना दे, वरना स्वीकृतिकर्ता ऐसी शर्तों से बाध्य नहीं माना जाएगा। दूसरा, शर्तों की संसूचना संविदा के पूर्व या उसके साथ ही दी जानी चाहिए। बाद में दी गई सूचना दूसरे पक्षकार की अनुमति के बिना प्रभावकारी नहीं होगी। तीसरा, थ्योरी ऑफ फंडामेंटल ब्रीच। मौलिक भंग के सिद्धांत के अंतर्गत प्रस्तावक यदि मौलिक भंग के लिए दायी है तो दूसरे पक्षकार को उसका लाभ दिया जाएगा। चौथा, इस संविधान में दिए गए छूट खंडों की व्याख्या कठोर अर्थान्वयन, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन के सिद्धांत के अंतर्गत की जाएगी। टॉर्ट के अंतर्गत भी दायित्व को स्वीकार किया गया है, अनिश्चित शर्तों के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अंग्रेजी विधि में बचाव के लिए अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट 1977 है, जिसके अंतर्गत लादी गई एक तरफा शर्तों को कम किया गया है। समय समय पर न्यायालय के द्वारा भी इस प्रकार की संविदाओं में दी गई अनुचित शर्तों को न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया है।
अगले प्रस्ताव हैं उन्हें हम क्रॉस प्रपोजल कहते हैं या पार प्रस्ताव भी कहा गया है। जब दो व्यक्तियों द्वारा समान शर्तों वाले प्रस्ताव डाक से एक दूसरे को पार करते हैं या क्रॉस करते हैं तो उसे क्रॉस प्रस्ताव कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी संविदा का गठन नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पर प्रस्ताव की विधिक रूप से स्वीकृति ही नहीं हुई है तो वहाँ पर वह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं माना जाएगा, अर्थात किसी भी संविदा का गठन नहीं माना जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए कने खे को अपनी घड़ी 100 रुपये में बेचने का प्रस्ताव किसी निश्चित तारीख को डाक में डाला। उसी तारीख को खे ने भी के की 100 रुपये में घड़ी खरीदने का प्रस्ताव डाक द्वारा भेजा। दोनों ही प्रस्ताव डाक में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। यहाँ पर कोई भी संविदा का सृजन नहीं हुआ, क्योंकि दोनों केवल क्रॉस प्रस्ताव कर रहे हैं। अंतिम प्रकार के प्रस्ताव प्रति प्रस्ताव या जिन्हें काउंटर प्रपोजल भी कहा गया है। काउंटर प्रपोजल का मतलब है कि पूछताछ के उत्तर में किए गए पत्र व्यवहार प्रति प्रस्ताव की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि ए ने बी को प्रस्ताव किया कि वह अपना घोड़ा 500 रुपये नकद में बेचने को तैयार है। जवाब में बी ने जवाब दिया कि वह 500 रुपये 2 माह के उधार पर उसे खरीदने को तैयार है। तो यहाँ पर बी का प्रति प्रस्ताव है। यह एक प्रकार का नया ही प्रस्ताव माना जाएगा, लेकिन यह पूर्व प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं है। अतः इन प्रकार प्रति प्रस्तावों को प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं माना जाएगा और ये किसी भी संविदा का गठन नहीं करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।